लोग कहते हैं कि हमारे लोकगीतों में जिंदगी के दुख दर्द की सच्चाई बयान होती है, मगर माया के लिए इस लोकगीत का मतलब गलत साबित हुआ था। आसपास की सभी लड़कियां ससुराल जाकर अपने अपने परिवार में रम गई थी, मगर माया ने यूं ही सारी जिंदगी निकाल दी। इस तरह जिंदगी का बोझ ढोते ढोते माया के सारे एहसास मर चुके थे। कोई अरमान नहीं था। अपनी अधेड़ उम्र तक उसे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार रहा, मगर अब तो उसके बालों में पूरी सफेदी उतर चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों के सहारे ही अब उसके दिन कट रहे थे। एक वक्त था जब इसी हवेली में माया का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। अब तो यहाँ केवल गीता है और उसकी पकी हुई गम से भरी जवानी व लगातार खंडहर होती जा रही यह पुरानी हवेली। माया की कहानी इसी खस्ताहाल हवेली से शुरू होती है और उसका खात्मा भी यही होना तय है। माया की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटलों में भी कभी ना बने हों। 10 किस्म के पुलाव थे, 5 किस्म के चिकन, बेहिसाब फल जूस, विलायती शराब की हजारों बोतलें पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे थे। एक हफ्ते तक समारोह चलता रहा था। दनादन फोटो और वीडियो रीलें बनी थी, जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। माया को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही उसकी बदनामी होने वाली है। माया का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज्यादा खुश थी कि एक बहुत बड़े रईस परिवार से अब जुड़ गई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठ कर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी लिमोजिन कार माया की डोली ले जाने के लिए सजी संवरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में माया के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि तुम अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि चौधरी धर्मदेव के बेटे की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसी ही सजधज से होती हैं, पर माया को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों सब्जबाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। माया के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई सी उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर हिल स्टेशन पर घूमती रही। शादी को बिना रजिस्टर कराए माया के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद तक यह सारा माजरा माया के परिवार वालों की समझ में नहीं आया। माया तो कुछ ज्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक माया मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। माया का पति जो फोन नंबर उसे दे गया था वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर माया के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये मिडिल क्लास लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये एनआरआई रईस 2 से 3 महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर्र हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव माया को दिए थे, वे उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था। एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी थी। खैर,
2 से 3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आया। माया के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने कुछ रुपए भेजने लगा था, ताकि पैसे के लिए ही सही माया उसके खिलाफ कोई हो हल्ला न करे। माया के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसकी ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अरसा पहले उसने अपनी मकान मालकिन से ही शादी कर ली थी, ताकि वहां का परमानेंट वीजा लग जाए। बाद में उससे पीछा छुड़वा कर वह माया से शादी करने से 7 महीने पहले एक और रूसी गोरी मेम से कोर्ट में शादी रचा चुका था। माया के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी, ताकि वह सारी उम्र उनकी ही सेवा में लगी रहे। इस मामले में माया के घर वाले उसकी ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। माया के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया, तो वे 5 लाख रुपए देकर माया से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। माया की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसलिए माया के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने माया के साथ यह घिनौना मजाक किया था। माया के ससुराल वाले चाहते थे कि 1 महीने तक उनके बेटे को जो माया ने सेक्स सर्विस दी थी, उसका बिल 5 लाख रुपए बनता है। वह लेकर माया दूसरी शादी करने को आजाद थी। वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब माया का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब माया की ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। माया का देवर अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि माया चाहे तो उस के साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। माया की मर्जी के बिना ही उसकी जिंदगी को लेकर अजीब-अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे और वह हर बार मना कर देती। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद माया की ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि माया के परिवार वाले 10 लाख रुपए का इंतजाम करें और माया को उसके पति के पास लंदन भेज दें। शायद माया के पति का मन अपनी विदेशी मेम से भर चुका था और वह माया को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। माया के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खौल उठता था। शुरू में तो माया को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वे उसकी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे, मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर माया को खींच भरी झुंझलाहट होने लगी थी। माया अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हाड़मांस की बनी एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। अब माया के माँ-बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे लंदन भेज सकें, ताकि माया उस आदमी को पा सके। मगर पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि माया के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सकें। माया के माँ-बाप ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। वे अपने 25 लाख रुपए वापस चाहते थे, जो उन्होंने माया की शादी में खर्च किए थे। गीता के लिए तो यह सब एक खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को भी वापस नहीं चाहती थी। माया क्या चाहती थी, यह उसकी कच्ची समझ में तब नहीं आ रहा था। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि माया की उम्र निकलती जा रही है, उसके माँ-बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, कोई सगा भाई भी नहीं है जो बुढ़ापे में माया की देखभाल करेगा। अदालत के केस में फंसे माया के पिता की सारी जमापूंजी खत्म हो गई। माया की ससुराल वालों के पास खूब पैसा था। केस लटकता जा रहा था और एक दिन माया के पिता ने तंग आकर खेत में पेड़ से लटक कर जान दे दी।
माँ ने 3 से 4 साल तक माया के साथ कचहरी की तारीखें भुगतीं, मगर एक दिन वे भी नहीं रहीं। अब अपनी लड़ाई लड़ने को अकेली रह गई थी अधेड़ माया। खेतों से जो पैदावार आती थी वह इतनी ज्यादा नहीं थी कि लालची वकीलों को मोटी फीस दी जा सके। थक-हार कर गीता ने कचहरी जाना ही छोड़ दिया। वह अपनी ससुराल वालों की दी गई हर पेशकश या समझौते को मना करती रही। एक-एक करके माया के साथ के सभी लोग मरखप गए। हवेली का रंगरूप बिगड़ता गया। अब इस कस्बे में नए बाशिंदे आकर बसने लगे थे। सरकार ने जब इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया तो आसपास के खेतों में कारखाने खुलने लगे। उनमें काम करने वालों के लिए माया की हवेली सबसे सस्ती जगह थी। माया किराए के सहारे ही हवेली का थोड़ा बहुत रखरखाव कर रही थी। अपने बारे में तो उसने कब से सोचना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि माया और हवेली में एक प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन पहले मिट्टी में मिलेगी।